आप साल भर पढ़ाई करते हो, फिर एग्ज़ाम आती है, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, इसके पीछे भी एक साइंस है। तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए एग्ज़ाम के दौरान स्कॉलर स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई करते हैं। अगर आप 87% से नीचे हो और आपको 95% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके काम आएगा। और अगर आप 87 से ज़्यादा हो तो अगर आपको अन्य स्कॉलर स्टूडेंट्स के कंपटीशन से आगे जाना है तो या आपको 96% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपकी बहुत बहुत मदद करेगा। किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उस सब्जेक्ट को और टाइम पीरियड को पहले 4 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, हमें डिवाइड करना होगा। आपके पढ़ाई का पहला दिन और यहाँ पे आता है आपके पेपर का पहला दिन। सो आपका क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो आपको पहले दिन मिलने वाला है उसके पहले के ये जो 30 दिन है, इन 30 दिनों को 3 हिस्सों में हमें डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हम टेबल देखते हैं, उसके जो 3 पार्ट है वहाँ से लेकर ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसे हमने 30% वेटेज दिया है। ये सेकंड पार्ट हो गया, इसे हमने 40% वेटेज दिया है। और ये थर्ड पार्ट हो गया जिसे हमने फिर 30% ही वेटेज दिया है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हो गए। फिर यहाँ पे लिखा है कि आपके एग्ज़ाम का पहला दिन है और यहाँ से आपकी एग्ज़ाम शुरू होती है और यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होती है। ये जो फर्स्ट पार्ट है उसे हमने बोला है ग्रास्पिंग और सेल्फ स्टडी। सो 30 + 40% इस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आपको मिलता है 100% नॉलेज। यहाँ पे आपकी होती है 100% अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी लेसन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी आंसर एंड ईच एंड एवरी मैथ सम। तो उससे आपको देना है 30% टाइम। सो सेकेंड पार्ट इज़ रिविजन एंड दैट इज़ रिविजन फॉर 100% एक्यूरेसी। इसके लिए आपको 40% टाइम देना है। फिर इसके बाद आता है थर्ड जो पार्ट है दैट इज़ फॉर पेपर प्रैक्टिस फॉर एक्सेलेंस एंड स्किल डेवलपमेंट। इसे आपको 30% टाइम देना है। अगर इन दिनों में आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई होगी तो आपको मिलेगी सक्सेस, और अगर नहीं तो आपको फेल्योर मिल सकती है। फर्स्ट एग्ज़ाम पेपर के पहले के 30 दिनों से लेकर एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक जो पढ़ाई होती है, मतलब एग्ज़ाम के दौरान की पढ़ाई, सो स्टडी ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको 6 पॉइंट्स याद रखने होंगे। फर्स्ट मेंटल प्रिपरेशन, सेकेंड टाइम मैनेजमेंट, थर्ड इफेक्टिव स्टडी, फोर्थ डाइट एंड स्लीप, फिफ्थ आइडियल स्टडी एनवायरनमेंट एट होम एंड सिक्स्थ पेरेंट्स पार्टिसिपेशन। तो ये 6 पॉइंट्स अब हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि मेंटल प्रिपरेशन। एक बुक स्टोर में मैंने एक बुक देखी थी, उसका नाम था ओलंपिक विनर्स आर नॉट बॉर्न बट दे आर मेड। ओलंपिक विनर्स 15, 20, 21, 22 साल तक मेहनत करते हैं तब जाके उन्हें मेडल मिलती है, लेकिन मेडल मिलने से पहले उनकी मेंटल प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। वैसे ही ज़्यादा परसेंटेज लाने वाले जो स्कॉलर स्टूडेंट है उनके भी परसेंटेज के बारे में मेंटल प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होती है, और वैसे ही आपके भी परसेंटेज के बारे में मेंटल प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी स्ट्रॉन्ग एक्शन, मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा पढ़ाई होनी आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर बराबर नहीं होता है तो आता है स्ट्रेस। एग्ज़ाम के दौरान के टाइम का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन अगर आपको करना है तो आप ये चार्ट बनाओ। अब मैं यहाँ पर एग्ज़ाम के दौरान इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंग्लिश पेपर है तो उसमें क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं, उसमें 6 सेक्शन होते हैं समझो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो सकता है, एग्ज़ाम में क्या पूछ सकते हैं, तो उसके लिए हमें कितना टाइम देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, 4 में क्या होता है, मतलब समझो ग्रामर है या राइटिंग स्किल है या लेटर राइटिंग है। तो लेटर राइटिंग में फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो अगर मुझे फॉर्मल लिखना है तो मुझे उस दौरान कितने फॉर्मल लेटर्स की प्रैक्टिस करनी होगी, ये आपको पहले से ही सोचना है। अगर 40 फॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस करनी है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एग्ज़ाम के दौरान आपके पास कितना टाइम है, कितना टाइम आपको देना चाहिए और क्या आप उतना टाइम दे सकते हो, ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। सो आइए इस चार्ट में देखते हैं कि पहले तो है सब्जेक्ट का नाम,
फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट में जो लेसन्स है उनके नाम है। वहाँ पर आप लिखो कि एग्ज़ाम डेट क्या है, आवर्स रिक्वायर्ड, कितने घंटे लगने वाले हैं उस लेसन को पूरा करने के लिए, आपके पास कितने घंटे हैं और आपको क्या लगता है कि कितने घंटे अवेलेबल है और कितने घंटे आप दे सकते हो, देने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। फिर एग्ज़ाम की डेट क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं कि डेज़ एंड आवर्स इन हैंड, अपने हाथ में कितने डेज़ एंड आवर्स है इंक्लूडिंग हॉलीडेज़। सो इसका मतलब ये है कि अगर फ्राइडे को आपका पेपर ख़त्म होता है तो फ्राइडे 2 बजे अगर आप घर पे आते हो तो फ्राइडे 2 बजे से बाद फ्राइडे के कितने आवर्स है। फिर सैटरडे का पूरा दिन आपके पास अगर छुट्टी है तो, फिर संडे का पूरा दिन आपके पास है छुट्टी है तो, मंडे को आपका पेपर है। तो इन दिनों में फ्राइडे एग्ज़ाम के बाद आपको कितने घंटे सोना है, कितने घंटों में आपको खाना है, कितने आवर्स में आपको नहाना है, या थोड़ा सा आपको टाइम पास भी करना है तो वो उसके लिए कितने आवर्स है। तो ये सब आवर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें से ये आपको पता चलेगा कि आपके पास पढ़ाई के लिए कितने आवर्स है। और यहाँ पर जो देख सकते हो कि यहाँ पर इतने लेसन्स है। इन सब लेसन्स को पूरा करने के लिए आपके पास इतने आवर्स है। फिर वो सब आवर्स जो पढ़ाई के लिए है आपके पास, वो सब उसके लिए ही दे दो, या आप दूसरे किसी पढ़ाई के लिए, दूसरे सब्जेक्ट के लिए नहीं देने वाले हो तो मत दो, तो आपको उसी सब्जेक्ट के लिए देना है। तो अब आपको समझ में आएगा कि हर लेसन के लिए आपके पास कितने आवर्स है। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट देखे, मेंटल प्रिपरेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, और वो है इफ़ेक्टिव स्टडी। यहाँ पर आपके नोट्स में लिखे गए आंसर्स, उनके शॉर्ट फॉर्म, पॉइंट वाइज, इन पर आप कॉन्संट्रेट करो। मेरा ये कहना है कि एग्ज़ाम के दौरान कि ये जो दिन है, इन दिनों में आप पूरी अंडरस्टैंडिंग से आना, मतलब पूरे साल में आपने जो भी पढ़ा है वो अंडरस्टैंड हुआ है, ऐसे मैंने अज्यूम किया है, तो वो अंडरस्टैंडिंग से आना। इन दिनों में आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, तो इतना पहले से ही पढ़ो। और अगर डाउट्स है तो पेरेंट्स से बोलो, और मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी को अरेंज करो जो उसके डाउट्स वही के वही सॉल्व करे। इन दिनों में हर एक लेसन की रिवीजन करते समय आंसर्स जोर से बोल सकते हो। कम समय में अगर ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी है तो आप हमारे होम रिवाइज के ई लर्निंग का भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। इन दिनों जिन लेसन्स को ज़्यादा मार्क्स है उनकी पढ़ाई ज़्यादा करो। हर एक सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स होते हैं उसको वेटेज ज़्यादा दिया जाता है या किसी को कम होता है, तो ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स है उसकी पढ़ाई ज़्यादा करो। सो नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो मेल चेकिंग, नथिंग, कुछ भी मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो। फिर फोर्थ पॉइंट आता है डाइट एंड स्लीप। मैं तो यहाँ इतना ही कहूँगा कि ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, जितना खाने से आपको एनर्जी मिलेगी, आप एनर्जेटिक रहोगे, उतना ही खाओ, लेकिन घर का खाना खाओ। बाहर का खाना प्लीज़ अवॉइड करो। इन दिनों में प्रॉपर नींद होनी चाहिए, नहीं तो आप एग्ज़ाम के दौरान बीमार पड़ सकते हो। इन दिनों के लिए पढ़ाई अधूरी ना हो तो अच्छा है, मतलब आप पहले से ही पढ़कर इन दिनों के लिए तैयार रहो। 7 to 8 आवर्स की नींद आप तभी ले सकते हो जब भी आपकी पहले ही पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी हुई है। तो 7 to 8 आवर्स की आप नींद ले लो। फिर देखते हैं 5th पॉइंट, आइडियल स्टडी एनवायरनमेंट। घर वालों को मेरा यही कहना है कि आप जोर से टीवी ना लगाएं, आप स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्शन होने वाली कोई भी एक्टिविटी ना करो, और उसकी पढ़ाई की जगह क्लीन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, पेरेंट्स पार्टिसिपेशन। अगर आप एज अ पेरेंट कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो आपका उन दिनों में उसके साथ वहाँ पर अवेलेबल होना ज़रूरी है। आपके बच्चों को मॉरल सपोर्ट देने के लिए पेरेंट्स को घर पर ही रहना है। इस दौरान आप फंक्शंस या टूर अवॉइड करो। उन दिनों में ऐसा होता है कि जब मम्मी पापा क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और आपके बच्चे जो आंसर देते हैं तो उन्हें वो काफ़ी अच्छा लगता है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत है। इसका मतलब यह है कि तब उन दिनों में आपकी पढ़ाई में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एज अ पेरेंट्स आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स को पेरेंट्स मेरे लिए घर पर है, यही फीलिंग उनके लिए काफ़ी होती है। तो आपने इस वीडियो से जो भी सीखा है वो उसे एक बार रिवाइज़ करो, आपके घर में डिस्कस करो, और आप कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाओ।
अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें 8080972972 इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप आपके दोस्तों को शेयर करो। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अपना अच्छा करियर करो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।